हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था और उसके साथ ही अपना जो यूनिट सेकंड थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, पेपर थर्ड की जो यूनिट सेकंड थी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स की दो यूनिट थी, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, वो दोनों ही ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का ही यानी पेपर जो आपका थर्ड है उसकी यूनिट नंबर थर्ड फेज़ इक्विलिब्रियम अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसको प्रावस्था साम्य भी कहते हैं अपन। ठीक है, फेज़ इक्विलिब्रियम। प्रावस्था से आप समझ ही गए होंगे, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है और आप सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। कि कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं कि जिसको हम सिस्टम हमारा होता है कोई भी रिएक्टिंग, हम कह सकते हैं रिएक्शंस के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उसको हम जो है अपने स्टडी के लिए चुनते हैं। यानी कि यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसको हम अपनी स्टडी के लिए जो है चुनते हैं, और वो पार्ट जो है वो रियल बाउंड्रीज या फिर जिसको हम कहते हैं कि इमेजनरी बाउंड्रीज के थ्रू यूनिवर्स से सेपरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम के अलावा जो बाकी का पार्ट होता है यूनिवर्स का, वो उसका कहलाता है सराउंडिंग। ठीक है, तो ये तो सिस्टम और सराउंडिंग की बात है जो कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। फेज़ यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रावस्था, ये क्या होती है ना, साम्य क्या है, कैसे है। तो इसमें कुछ जो है हम कह सकते हैं स्टेटमेंट्स हैं और उनके कुछ मीनिंग्स है, यानी पदों का कथन और अर्थ, यानी स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म्स। जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ होंगी उनके क्या स्टेटमेंट है, क्या उनका मीनिंग है, वो सब चीज़ें। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं प्रावस्था नियम। तो प्रावस्था नियम क्या है, यानी फेज़ रूल क्या है कि जब एक से अधिक प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में होती है तो उसे फेज़ इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हेन मोर देन वन फेज आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड फेज़ इक्विलिब्रियम। एक से ज़्यादा स्टेट्स, एक से ज़्यादा स्टेजेस जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, यानी साम्य में हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रावस्था साम्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सिस्टम में एक फेज़ भी हो सकती है और एक से ज़्यादा फेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में एक ही फेज़ है, दैट इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं समांगी सिस्टम, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम। आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया अभी, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि सिस्टम हमने कहा कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो इसको हम स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर सिस्टम, यानी वो हमारा तंत्र है ना। और उस तंत्र को हम कहते हैं कि वो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। समांगी का मतलब ये है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हम उस सिस्टम के, मान लीजिए अगर हम उसके 10 पार्ट्स कर दें और उसमें जो है अगर हर कंपोनेंट देखें तो वो इक्वल आएगा पूरे सभी पार्ट्स के अंदर। यानी कि क्या है कि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे सिस्टम में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर के अंदर हम शुगर ऐड कर दें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें, ठीक है, तो एवरी पार्ट ऑफ वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ कांस्टेंट। यानी कि उस पानी के, उस जल के अंदर हम देखेंगे कि उसके हर एक पार्ट के अंदर उसकी एक एक बूंद में जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसी जगह कम होगी, ऐसा नहीं होगा। यानी वो सिस्टम क्या कहलाएगा, होमोजीनियस सिस्टम। और यही हम कहें कि हम मिट्टी यानी रेत को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें, तो आप कितना भी डिज़ोल्व कर लो वो पूरा डिज़ोल्व नहीं होगा। वो एक अलग अलग, अगर आप देखेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन वाटर के अलग अलग पार्ट में अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कम्प्लीटली मिसिबल हो जाता है तो हम ये कह रहे हैं कि वो होमोजीनियस सिस्टम है, और मिसिबल ना हो तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, यानी विषमांगीय तंत्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक से ज़्यादा फेजेस एक दूसरे के साथ क्या हो, साम्य में हो। अब हमने कहा कि कहने का मतलब क्या, एक से ज़्यादा फेजेस, यानी वो हर फेज़ अपने आप में तो होमोजीनियस होगी, लेकिन
वो एक दूसरे के साथ होमोजीनियस नहीं है। इट मीन्स हम यहाँ पर जो पूरा पढ़ेंगे वो हेट्रोजीनियस सिस्टम पढ़ेंगे। ये सिस्टम हेट्रोजीनियस है, मान लीजिए उसमें 2 या 3 फेजेस हैं, ठीक है। तो वो फेजेस आपस में अपने आप में तो वो खुद तो होमोजीनियस हैं, लेकिन आपस में जो है वो होमोजीनियस अगर होंगी, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पर आगे समझाया गया है कि जब किसी विषमांगी तंत्र की विभिन्न प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में होती है तो हम कह सकते हैं कि तंत्र विषमांगी साम्य में है। इट मीन्स इफ more than one phases of any heterogeneous system are present in equilibrium with each other, then we can say that the system is in heterogeneous equilibrium। ठीक है, यानी हमने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है और उसकी 3 जो है फेजेस हैं, ए बी और सी। अब ए अपने आप में एक होमोजीनियस सिस्टम है, बी अपने आप में एक होमोजीनियस, जैसे ए अपने आप में एक होमोजीनियस फेज है, बी भी अपने आप में एक होमोजीनियस फेज है, और सी अपने आप में एक क्या है, होमोजीनियस फेज है, यानी समांगी है। ठीक है, समांगी प्रावस्थाएं हैं तीनों, ए बी और सी, जो कि अपने आप में समांगी है। ठीक है, ए अपने आप में समांगी है, बी अपने आप में समांगी, सी अपने आप में समांगी। ये तीनों प्रावस्थाएं किसकी है, एक सिस्टम की है। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि उस सिस्टम के अंदर ये 3 प्रावस्थाएं हैं, ए बी और सी। इसका मतलब पूरे सिस्टम में केवल एक फेज नहीं है। अगर पूरे सिस्टम में एक ही फेज होती, जैसे ए ही होता, तो हम कहते हैं सिस्टम कैसा, होमोजीनियस। पर उस सिस्टम में एक फेज नहीं है, उस सिस्टम में कितने, 3 फेजेस हैं, तो इसलिए वो सिस्टम कैसा होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि वो जो तीनों फेजेस हैं ए बी और सी, अगर वो तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे हैं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर एक सिस्टम के अंदर केवल एक ही फेज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही फेज है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम, कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, हमें यहाँ हेट्रोजीनियस सिस्टम पढ़ रहा है। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब यह है कि उसके अंदर, सिस्टम के अंदर फेजेस एक से ज़्यादा हैं। मान लिया हमने 3 फेजेस हैं, ए बी और सी। कितनी फेज है, ए बी और सी, 3 फेजेस हैं, 3 अलग अलग फेज हैं। ठीक है, और ए फेज अपने आप में होमोजीनियस है, बी फेज अपने आप में होमोजीनियस है, सी फेज अपने आप में होमोजीनियस है। लेकिन सिस्टम में तो 3 फेजेस हैं, ए बी और सी, तो ये सिस्टम कैसा है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। अब अगर ये फेजेस आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, देन दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, यानी विषमांगी साम्य। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया विषमांगी साम्य। तो विषमांगी साम्य युक्त किसी भी तंत्र पर हम गिब्स का प्रावस्था नियम लागू करते हैं। तो हमें यहाँ पर पूरा क्या पढ़ना है, विषमांगी साम्य यानी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है, और उस पर हम गिब्स फेज रूल कह दो या गिब्स फेज लॉ जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, गिब्स फेज लॉ और गिब्स फेज रूल एक ही बात है, जो हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे लगाते हैं। और वो क्या है, वो ये है F = C - P + 2। ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज़ का मतलब समझिए। P मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस, यानी प्रावस्थाएं कितनी हैं। C का मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी उसके अंदर कितने घटक हैं। और F है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि। तो यहाँ हम एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए 3 आप देखेंगे कि टर्म्स यूज़ हो रही हैं, प्रावस्था, घटक और स्वतंत्रता की कोटि। तो क्या होती है प्रावस्था, क्या होता है घटक, और क्या होता है स्वतंत्रता की कोटि, सबसे पहले हमको यही पढ़ने हैं। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, गिब्स का जो है प्रावस्था नियम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर अलग अलग सिस्टम को देखेंगे। खैर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रावस्था नियम की। तो प्रावस्था नियम नहीं, प्रावस्था नियम तो हम काफ़ी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अपनी 3 टर्म्स आई हैं, प्रावस्था, घटक और स्वतंत्रता की कोटि। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ प्रावस्था। ओके, तो देखिए प्रावस्था की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन होगी कि प्रावस्था किसे कहते हैं हम, यानी फेज किसे कहते हैं। तो किसी भी तंत्र में एक या एक से अधिक ऐसे भाग हो सकते हैं, तंत्र यानी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में एक या एक से अधिक ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो। भौतिक रूप से मतलब है जैसे ठोस, द्रव, गैस, अलग अलग,
ठीक है, लेकिन उनकी कंपोजिशन सेम होगी, यानी उनमें क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि उनमें जो कंपोनेंट है वो एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम H2O ले लेते हैं, वाटर, जल। तो जल सॉलिड फॉर्म में भी होता है, जल लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जल वेपर फॉर्म में भी होता है, लेकिन वहाँ कंपोनेंट उसका सेम रहता है, वो क्या है, H2O। यानी उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, उसका फॉर्मूला सेम है H2O, ठीक है, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। चेंज क्या हो रही है, उसकी फिजिकल स्टेट। आई बात समझ में? तो इसकी एक एक लाइन को आप अच्छे से समझें कि जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, यानी कि जो फिजिकली इजीली क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, और संगठन में सब तरफ समान हो। जैसा कि मैंने अभी बताया, H2O चाहे सॉलिड हो, गैस हो, वेपर हो, संगठन क्या होगा, उसका जो कंपोजिशन है वो सब तरफ समान हो, और जिन्हें यांत्रिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, यानी कि मैकेनिकल मेथड से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस इजीली हम मैकेनिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तंत्र के भाग को हम, तंत्र के ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, प्रावस्था, यानी कि फेज कहते हैं, ओके। इसी को हमने यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है इसको देखिए इंग्लिश में भी वो उस डेफिनेशन को जो है वापस लिख रखा है, और आप देखेंगे कि फेज इज डिफाइंड एज अ पोर्शन ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम। आगे बात, हेटेरोजेनियस सिस्टम का ही वो एक पार्ट होता है, विच इज़ फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी जिसको हम भौतिक रूप से अलग कर सकें, मैकेनिकली सेपरेटेड, यानी यांत्रिक विधि से उसे सेपरेट कर सकते हैं, एंड यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, एंड मोस्ट सर्टेनली होमोजीनियस, जो कि अपने आप में तो होमोजीनियस होगी, ठीक है। जैसे देखिए मैंने कहा कि ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर ये 3 फेजेस हैं। इट मीन्स ये कैसा हेटेरोजीनियस सिस्टम है, लेकिन अब जैसे फेज़ 1 जो है वो अपने आप में एक होमोजीनियस है, फेज़ 2 अपने आप में होमोजीनियस है, फेज़ 3 अपने आप में होमोजीनियस है, बट ये तीनों एक दूसरे से तो अलग हैं, है ना। तो हम कहें कि एक सिस्टम के अंदर टोटल हमारे पास फेज़ कितनी है, 3, तो 3 फेजेस हैं, इसलिए ये क्या है, एक हेटेरोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो ये बात हुई फेज़ की, कि फेज़ किसे कहते हैं, हमने ये बात अभी यहाँ डिस्कस करी, ठीक है। अब हम देखेंगे फेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो देखिए यहाँ पर हम फेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। हमने मिक्सचर लिया है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, यानी ऐसे गैसेस जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही, ठीक है, जिनको हम साथ में जब कंबाइन करते हैं तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल N2, O2, CO2, इनको जब आपस में मिक्स करोगे तो ये क्या करेंगी, कोई रिएक्शन नहीं करती, और किसी भी रेशियो में इनको मिक्स किया जाए, हमेशा जो सॉल्यूशन बनता है, इनका मिक्सचर जो बनता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस, यानी समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि गैसों का, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि गैसों का जो मिश्रण होता है वो होमोजीनियस होता है, लेकिन नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, अक्रिय गैसें। ऐसा ना हो कि वो आपस में क्रिया करके कोई उत्पाद बना दें, तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है, वो भी हम एग्जांपल लेंगे लेकिन बाद में। तो ऐसा सिस्टम जो है, जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और वो आपस में जो है होमोजीनियस सिस्टम बना रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब ये है कि गैसों का जो वितरण है वो सभी दिशाओं में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी आप गैस का किसी भी पार्ट को लें, गैस के किसी भी पार्ट को लें और वहाँ हर गैस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें, तो वो लगभग इक्वल आएगी, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही सारी गैस इकट्ठी हो जाए, एक दूसरी तरफ दूसरी इकट्ठी हो जाए, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ऐसे सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि फेज़ क्या होगी, वहाँ पर 1 होगी, नेचुरल सी बात है, क्योंकि एक से ज़्यादा फेज़ हो ही नहीं सकती, पूरा का पूरा होमोजीनियस है, तो वहाँ पर जो फेज़ है यानी जो प्रावस्था है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमने ऐसी गैसें ली जो कि आपस में रिएक्शन कर रही हैं, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशन में जो कि रिएक्ट करेंगे और गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि क्या कर रही हैं, आपको उत्पाद दे रही हैं, और वो उत्पाद लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर कितनी फेजेस होंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। जैसे NH3 है, गैस है, HCl है, वो भी एक गैस है, दोनों को मिक्स किया। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो यहाँ क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl गैस प्लस अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, यानी अमोनियम क्लोराइड की गैस भी बन रही है और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड भी बन रहा है। तो यहाँ कितनी फेजेस होंगी टोटल, यानी प्रावस्थाएं हम देखें तो 2 प्रावस्था होगी। पहली प्रावस्था सॉलिड NH4Cl, ठीक है, यानी कि ठोस जो अमोनियम क्लोराइड बना है वो अपने आप में एक प्रावस्था है अलग। दूसरी प्रावस्था जो है वो क्या है, गैस NH4Cl। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि साहब गैस NH4Cl एक प्रावस्था है, यानी गैस NH4Cl इज ए फेज, देन वाई नॉट NH3 and HCl इज ऑल्सो ए गैस, कि NH3 और HCl क्यों नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो NH4Cl को ही हम
जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ NH3 एंड HCl। यानी NH4Cl इज द फॉर्म ऑफ NH3 एंड HCl। विच NH4Cl? NH4Cl गैसियस, यानी गैस NH4Cl जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है NH3 गैस और HCl गैस को, यानी इनको बार बार अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बेसिकली सेम ही है, इसे अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी फेज़ कितनी हुई? 1, और 1 फेज़ किसकी हुई? सॉलिड NH4Cl की। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो गई यहाँ पर? 2 हो गई। ठीक है, और आपको मैं यहाँ फेजेस के और एग्जांपल देता हूँ। जैसे KI का एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन है, या किसी भी लवण का एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि हमने बात करी, सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, नमक को पानी में डिज़ोल्व किया और अच्छे से मिक्स कर लिया, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यानी हम उस वाटर के यानी उस सॉल्यूशन के हम अगर कितने भी पार्ट कर लें तो उस हर पार्ट में जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है वो इक्वल होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सॉल्ट ऐसा नहीं है कि एक जगह जाकर इकट्ठा हो गया तो 2 फेजेस बन जाती, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ इसलिए वो कैसा हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो फेज़ कितनी होगी? 1। तो ऐसे यानी KI का एक्वस सॉल्यूशन हो या किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा और वहाँ फेज़ कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, लेकिन यही हम देखें कि अगर मिक्सचर है वाटर प्लस आइस का, तो यहाँ देखिए हमने कहा था फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी हम उनको भौतिक रूप से अलग कर सके। तो ये भौतिक रूप से अलग हो रहा है क्योंकि पानी और जो है आइस, बर्फ़, पानी जो है वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है, और आइस जो है वो कैसी? सॉलिड फॉर्म में है। तो ये दोनों अलग अलग, नो डाउट यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो एक ही है, H2O। ठीक है, जब हम घटक की बात करेंगे तो यहाँ घटक एक आएगा, कंपोनेंट एक होगा, लेकिन जब आप फेज़ की बात करेंगे तो यहाँ फेजेस 2 हो गई, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो उस केस में फेज़ कितनी हो गई? 2 हो जाती है। लवण का जो एक्वस सॉल्यूशन यानी किसी भी सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें फेजेस कितनी होती? 1। सॉलिड प्लस लिक्विड का अगर है तो उसमें फेजेस कितनी होगी? 2। ठीक है, और अगर हम कहें मिक्सचर ऑफ कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, ये अभी तक तो हमने ये क्या किया था? सॉलिड और लिक्विड को जोड़ा था, यानी किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, तो सॉल्ट क्या है? सॉलिड है, और किस में डिजोल्व किया था? लिक्विड में, तो फेज़ 1 थी। लेकिन हमने 2 लिक्विड ले लिए जो कि आपस में मिसिबल है, कम्प्लीटली मिसिबल। ठीक है, तो वहाँ पर भी फेज़ कितनी होगी? 1, क्योंकि वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वहाँ पर, और जहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वहाँ फेज़ एक ही होती है, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल। ऐसे ही हम अगर कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स देखें तो वहाँ फेजेस कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, जैसे वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, जो कि आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। अब नो डाउट दोनों लिक्विड है। देखिए अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब यहाँ पर आपने तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो है फेज़ निकाली कि ये लिक्विड था और ये सॉलिड था, तो यहाँ 2 फेजेस हैं। अब यहाँ हम बात करें तो ये तो दोनों ही लिक्विड हैं, तो यहाँ फेजेस 2 क्यों हैं? 2 फेज इसलिए हैं बिकॉज देयर इज़ नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज़ अ सेपरेट एंड दिस इज़ ऑल्सो ए सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम कि क्लोरोफॉर्म वाटर के अंदर या वाटर क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो फिजिकल स्टेट तो होनी चाहिए, पर फिजिकल स्टेट से ज़्यादा मैटर करता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो वहाँ फेज़ 1 होती है, अदरवाइज फेजेस बढ़ जाती है। तो यहाँ फेज़ देखिए 2 हो गई। नो डाउट दोनों लिक्विड फेज़ हैं पर 2 हैं। ठीक है, ऐसे ही हम देखें जैसे धातुएं हैं, है ना, हम बात करते हैं कि मेटल्स हैं, उनको आप पिघला दें, इतना गर्म करें कि वो पिघल जाए और उनको मिक्स कर लें आपस में, तो फेज़ 1 होएगी। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी क्या मोल्टन स्टेज में है और सब क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो मोल्टन स्टेट में आ जाएंगी, तो वहाँ पर फेज़ कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन यही अगर हमने ठोसों का मिश्रण ले लिया, ठीक है, देखिए है वही धातुएं, ठीक है, लेकिन ठोसों का मिश्रण है, यानी हमने उनको मेल्ट नहीं किया, ठोस है, ठोसों का मिश्रण है। तो आप देखें कि आपने 2 या 3 ठोस मिलाए, तो प्रत्येक ठोस की प्रावस्था कितनी होगी? 1 होगी, है ना। हाँ, पूरे का अगर आप मिक्सचर की देखें तो जितने ठोस होंगे उतनी प्रावस्थाएं होंगी, लेकिन पूरे मिश्रण में ठोसों के मिश्रण में प्रत्येक ठोस की प्रावस्था, यानी कि एवरी सॉलिड हैज़ ए 1 फेज। ठीक है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉलिड, क्योंकि डिफरेंट सॉलिड्स के का मिक्सचर है तो नेचुरल सी बात है कि वो सॉलिड आपस में मिक्स तो होंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, आप उनको फिजिकली अलग कर सकते हैं, तो वो आपस में मिक्स तो हुआ ही नहीं, तो वो कोई मिक्सचर तो है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, तो जब हम अलग अलग सॉलिड की बात करें कि उनकी फेज कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल है डिसोसिएशन ऑफ CaCO3।
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन देख रहे हैं। तो यहाँ कितनी फेजेस होंगी, अगर आप देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोशिएट होता है सॉलिड फॉर्म में, तो एक तो CO बनाता है सॉलिड, और साथ में क्या बनाता है, CO2 गैस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 फेजेस हैं। अब वैसे ये देखिए 2 सॉलिड है, सेम फेज हो सकती थी, बट यहाँ कंपोजिशन ही चेंज है, तो ये सेम फेज नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो ये CaCO3 एक फेज हो गई सॉलिड फेज, एक CaO अलग सॉलिड फेज, और CO2 गैस एक अलग सॉलिड फेज। तो टोटल कितनी हो गई, 3 फेजेस हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही हमने ये जो अभी कही थी बात कि डिफरेंट सॉलिड्स का अगर मिक्सचर है, तो वहाँ प्रत्येक सॉलिड यानी हर एक सॉलिड की जो फेज होगी वो कितनी होगी, 1। जैसे हम देखें इसमें CaO की फेज कितनी है, 1, और CaCO3 की फेज कितनी है, 1। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो नेचुरल सी बात है दोनों सॉलिड है, और दोनों सॉलिड है तो दोनों उसमें एक दूसरे में मिक्स तो होंगे नहीं, अलग अलग ही रहेंगे। तो उस मिक्सचर में CaCO3 की फेज कितनी होगी, 1, और CaO की फेज कितनी होगी, 1। लेकिन पूरे अगर मिक्सचर की फेज काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2, एक CaCO3 की और एक CaO की। लेकिन यहाँ पर एक और है CO2, तो टोटल फेज कितनी होगी, 3। आई बात समझ में। ये कुछ फेजेस के एग्जांपल है। आई थिंक इतने एग्जांपल्स में आपको फेज समझ में आ गई होगी कि फेज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। ठीक है, कि कंपोनेंट्स क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, साम्यावस्था में किसी भी तंत्र के घटकों की संख्या उन स्वतंत्र परिवर्ती अवयवों की न्यूनतम संख्या है। स्वतंत्र परिवर्ती अवयवों का मतलब है इंडिपेंडेंट, या हम कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट। स्वतंत्र परिवर्ती यानी कि जो अपने आप परिवर्तित हो सकते हैं, स्वतंत्र परिवर्ती अवयवों की वो न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से हम किसी भी तंत्र की यानी किसी भी सिस्टम की प्रत्येक प्रावस्था की, जो सिस्टम है उसकी जो प्रत्येक प्रावस्था यानी एवरी फेज की जो केमिकल इक्वेशन है उसकी हम क्या कर सके, व्याख्या कर सके। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट होने चाहिए किसमें, जिसको हम कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र जो परिवर्ती अवयव हैं उनकी संख्या जिसके थ्रू या जिसके द्वारा हम किसी भी पूरे सिस्टम की जो फेजेस हैं उनमें से किसी भी फेज की जो केमिकल इक्वेशन है उसकी हम क्या कर सके, व्याख्या कर सकें, यानी उसे हम एक्सप्लेन कर सकें। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। ओके, अगर आप इसे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि याद करने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम the minimum number of independent variable constituent by which we can explain chemical composition of every phase in the form of a chemical equation। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमने एक सिस्टम लिया जिसमें सोडियम सल्फेट और वाटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फेजेस कितनी हो सकती हैं कि ये देखिए कंपोनेंट तो 2 हैं इसके, हमने कहा कि जो है इसके सोडियम सल्फेट और वाटर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकते हैं इसको कि हम 2 हैं। ठीक है, अब इसकी कितनी फेजेस हो सकती हैं और उन फेजेस को हम कितने कंपोनेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कितने उसके घटक होंगे। तो फेजेस देखिए यहाँ कितनी हो सकती हैं, टोटल 6 फेजेस हो सकती हैं, यानी 6 प्रावस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक प्रावस्था है Na2SO4 सॉलिड यानी सोडियम सल्फेट सॉलिड खुद केवल, सेकंड है Na2SO4.7H2O। ठीक है, थर्ड है Na2SO4.10H2O, फोर्थ है Na2SO4 एक्वस यानी जलीय सोडियम सल्फेट, और फिफ्थ इज आइस, और सिक्स इज वेपर। ये संभावित टोटल 6 प्रावस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन इन 6 प्रावस्थाओं को प्रत्येक प्रावस्था को हम कितने घटकों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या कितने घटकों से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो घटक कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, वो इसका क्या है। अगर आप देखें तो इसको आप 2 कंपोनेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि Na2SO4 सॉलिड है तो ये Na2SO4 प्लस 0H2O हो गया। Na2SO4.7H2O को हम 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना, Na2SO4 प्लस 7H2O। इसे भी Na2SO4 प्लस 10H2O। Na2SO4 एक्वस, इसे हम कह सकते हैं Na2SO4 प्लस XH2O, क्योंकि एक्वस का मतलब हमें नहीं पता कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, तो XH2O। ठीक है, आइस है यानी कि केवल वाटर है तो 0 Na2SO4 प्लस H2O, और वेपर है तो 0 Na2SO4 प्लस H2O, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में नहीं जाते, वेपर में कौन जाता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल।
यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी 6 जो फेजेस हैं, 6 प्रावस्थाएं हैं, इनको हम 2 घटकों के द्वारा, 2 कंपोनेंट्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? Na2SO4 एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो 2 थे, और वो कौन कौन से थे? Na2SO4 और वाटर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हुए? 2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऐसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा था डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 इन क्लोज कंटेनर। तो हमने देखा था 3 फेजेस थी वहाँ पर, ये रही 3 फेजेस। हम ये देख रहे हैं कि इन 3 फेजेस को हम कितने कंपोनेंट्स या कितने घटकों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम यहाँ घटक देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है देखने में कि अगर कंपोनेंट 3 है, फेजेस 3 है, तो कंपोनेंट भी क्या होंगे? 3 होंगे, पर ऐसा नहीं है। तो देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर जो है फेजेस कितनी थी? आपने देखा कि फेजेस टोटल 3 थी, बट there is only components, but there is only components is present. It means by only 2 components we can explain all 3 phases of the system। ठीक है, यहाँ पर हम 2 कंपोनेंट्स के थ्रू ही इन तीनों फेजेस को समझ सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी घटक कितने होंगे? 2, जबकि फेजेस कितनी हैं? यहाँ 3 है। ठीक है, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ 3 प्रावस्थाएं हैं तो 3 ही घटक होंगे, परंतु वास्तव में जो घटकों की संख्या है वो कितनी है? 2 ही है। यानी तीनों यौगिकों में से किन्हीं 2 की सहायता से हम तीनों प्रावस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं, यानी तीनों फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय एनी 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, और वो दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे? जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्टार्टिंग में अगर हम लें 2 कंपोनेंट्स हमने ले लिए CaCO3 और CaO, क्या हम इससे तीनों फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखते हैं। ये 3 फेजेस थी, CaCO3, CaO और CO2। तो इन 3 फेजेस को हम इन 2 कंपोनेंट से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और वो 2 कंपोनेंट हैं CaCO3 और CaO। हो सकता है बिल्कुल। देखिए, CaCO3 को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं CaCO3 प्लस 0 CaO। CaO बना ही नहीं तो केवल यही रह गया। CaO को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 0 CaCO3 प्लस CaO, यानी कि ये जब बिल्कुल नहीं है तो केवल ये है। और CO2 को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं CaCO3 माइनस CaO इज इक्वल टू CO2, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम यही 2 कंपोनेंट्स ले लें CaCO3 और CO2, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, CaCO3 को एक्सप्लेन कैसे करोगे? CaCO3 प्लस 0 CO2। CaO को कैसे करोगे? CaCO3 माइनस CO2, तो CaO आ जाएगा। और CO2 कैसे होगा? CaCO3 माइनस CaO, तो CO2 आ जाएगा। कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? CaCO3 और CO2। देखिए, CaCO3 और CO2, यही 2 हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं? कंपोनेंट ले रखे हैं। ठीक है ना, और CaO निकालना था तो CaCO3 माइनस CO2। अब CO2 निकालना है तो हमने यह क्या किया है, यहाँ पे ये जो गलत हो गया है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यहाँ ये प्लस का साइन आएगा और ये होगा CO2, और यहाँ आएगा 0, यानी 0 CaCO3 प्लस CO2, ये होगा ये 0 CaCO3 प्लस CO2, क्योंकि CaO तो इसमें लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमने जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं वो यहाँ पर CaCO3 और CO2 है, तो यहाँ पर CaO हमको नहीं लेना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गलत लिख दिया गया है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा कि ये CaCO3 यहाँ कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ प्लस का साइन आएगा और ये CaO की जगह हो जाएगा CO2, ओनली 1 CO2। ठीक है, तो जैसे CaO के लिए था CaCO3 माइनस CO2, तो यहाँ CO2 के लिए हो जाएगा 0 CaCO3 प्लस CO2। ठीक है, प्लस CO2 हो जाएगा तो ओनली CO2 ही बचेगा, क्योंकि CaCO3 तक तो 0 रहेगा, तो ये ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड जो है उसमें हमने लिया CaO और CO2, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे 2 कंपोनेंट्स के थ्रू। 2 कंपोनेंट्स हैं CaO और CO2, फेजेस यही हैं 3। देखिए, CaCO3 को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं CaO प्लस CO2 से। ठीक है, और CaO मीन्स CaO प्लस 0 CO2 हो जाएगा, और CO2 मीन्स 0 CaO प्लस CO2। यानी कहने का मतलब, हम कोई भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें, चाहे CaCO3 और CaO लें, चाहे CaCO3 और CO2 लें, चाहे CaO और CO2 लें,
किन्हीं भी दो के थ्रू हम तीनों फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं तीनों लेने की, यानी किन्हीं भी दो के थ्रू हम तीनों फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है फेजेस तो 3 हैं, बट जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, यानी सी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब देखिए हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3 प्लस HCl, दोनों गैस हैं, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, NH4Cl सॉलिड प्लस NH4Cl गैस। हमें पता है यहाँ फेजेस 2 थी, एक सॉलिड NH4Cl, दूसरा गैस NH4Cl, जिसको हम लिख सकते हैं NH3 गैस प्लस HCl गैस। ठीक है, बट यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि जो है सिस्टम में जो अमाउंट है NH3 का HCl का वो कितना है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, अमाउंट डिपेंड करेगा। अगर दोनों को हम रस समीकरण मीथी अनुपात में लें, यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक जो रेशियो होता है उसमें लें, दोनों रिएक्टेंट यानी NH3 और HCl को, दोनों को अगर हम स्टाइक्योमेट्रिक जो है रेशियो में लेते हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना होता है, ओनली 1, और वो क्या है, NH4Cl। क्योंकि NH4Cl अपने आप में एक वो कंपोनेंट है जिसकी सहायता से हम तीनों यानी कि NH4Cl, NH3 गैस, और HCl गैस और NH4Cl सॉलिड और NH4Cl गैस सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कंपोनेंट क्या होगा, सिर्फ एक होगा। फेजेस नो डाउट यहाँ पर 2 थी, लेकिन कंपोनेंट क्या होगा, 1। देखिए कैसे, फेजेस ये थी 2, NH4Cl सॉलिड और NH4Cl गैस, या फिर NH3 प्लस HCl दोनों गैस। तो हमने कहा स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, यानी कि देखिए कंपोनेंट क्या, NH4Cl के थ्रू इसको NH4Cl का एक्सप्रेस सकते हैं हम, और XNH3 प्लस XHCl, यानी दोनों का क्या है, इक्वल अमाउंट, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, XNH4Cl। ठीक है, तो NH4Cl के थ्रू हम इस XNH4Cl को या HCl प्लस NH3 दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी दोनों फेजेस के लिए कंपोनेंट क्या रहा, सिर्फ एक रहा। ठीक है, और वो क्या है, NH4Cl। अब यही अगर दोनों हम बात करें कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में ले लें, यानी दोनों की अमाउंट अलग अलग हो जाए, तो उस केस में यहाँ पर जो कंपोनेंट हैं वो 2 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जैसे NH3 हमने ले लिया x मोल और HCl ले लिया हमने x प्लस वाई, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4Cl NH3 के x मोल के साथ में HCl के x मोल ही रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, XNH4Cl। तो XNH4Cl बन गया, और YHCl अलग से बनेगा जो कि गैस की फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक तो NH4Cl और एक HCl। ठीक है, देखिए तो फेजेस वही हैं 2, और लेकिन फेज तो वही रहेंगी 2 ही। ठीक है, क्योंकि HCl कम हो या ज़्यादा हो, फेज तो वही रहेगी, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट डिपेंड कर रहा है। तो देखिए जो फर्स्ट फेज थी NH4Cl, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, इन 2 कंपोनेंट के थ्रू, NH4Cl प्लस 0 HCl, क्योंकि HCl बिल्कुल नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, जो सेकंड फेज़ है जिसमें XNH3 है प्लस X प्लस वाई HCl, तो देखिए NH4Cl कितना बना था, X, क्योंकि इसके XNH3 के साथ XHCl रिएक्ट करेंगे और YHCl अलग है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है XNH4Cl। इस XNH4Cl से हम इस XNH4Cl को एक्सप्लेन कर सकते हैं, XNH3 को और XHCl को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और YHCl के लिए हमें एक और कंपोनेंट देखना पड़ा, या ये रहा वो YHCl। इट मीन्स यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ कंपोनेंट कितने हो गए, 2। यानी कि जब भी स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में अगर हम लेते हैं कोई भी गैस रिएक्शन है और उसमें स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में कंपोनेंट्स लेते हैं, तो जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने होंगे, 1, और अगर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो ले लेंगे तो कंपोनेंट कितने हो जाते हैं, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फेज़ और कंपोनेंट को समझा। उसके बाद में नेक्स्ट है अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि, इसे हम कल समझेंगे। ओके, थैंक यू।